असल में पुलिस वालों की हत्या करना चाहते थे और अगर ये लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो कर्नाटक के बेंगलुरु में भी कानपुर के बिकरू गांव जैसी वारदात हो जाती और इन अपराधियों और दंगाइयों के हाथों कई पुलिसकर्मी मारे जाते। आज हमने इस मामले में दर्ज की गई चारों एफआईआर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है और इनका विश्लेषण करने से पता चलता है कि अब भारत में कुछ लोग ऑन डिमांड दंगों की सप्लाई करने में सक्षम हो गए हैं। शहर शहर दंगों की ये दुकानें कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि आप ऐसे अपराधियों से कैसे सावधान रह सकते हैं। इसके बाद हम भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद कमला हैरिस की बात करेंगे, जिन्हें अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आजकल पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है और लोग खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कमला हैरिस के रूप में अमेरिका में कमल खिल गया है और पोटस को लोटस मिल गया है। लेकिन आपको शायद खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कमला हैरिस आज खुद को एक भारतीय कह रही हैं, वो हमेशा से अपने आप को एक अश्वेत अमेरिकी महिला मानती रही हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नेता कैसे राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से वोट पाने के लिए अपना धर्म, अपनी जाति और पहचान तक बदल लेते हैं और इन सब का मकसद किसी भी कीमत पर जनता के वोट हासिल करना होता है। और कमला हैरिस की नजर भी वहां भारतीयों के वोटों पर है। और आखिर में हम आपको उस रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के उन 4 नेताओं में अब शामिल हो गए हैं जिनका प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में कौन से नेता इस पद पर सबसे ज्यादा और सबसे कम समय तक रहे हैं और कैसे 73 वर्षों में से 54 वर्षों तक भारत की सत्ता पर एक ही पार्टी और एक ही परिवार का कब्जा था। इसके अलावा आज हम इन 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की 6 बड़ी उपलब्धियों के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि अब वो गैर कांग्रेसी किसी भी पार्टी के गैर कांग्रेसी सरकार के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज बागी तेवर दिखा चुके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुलाकात की। अशोक गहलोत ने कहा कि जो बातें हुई उन्हें भुला दें। ये समझ लीजिए कि एक पूरा सपना आया था, जैसे कहा गया सपना चला गया। आज पूरा परिवार एकजुट है। आपस में मनमुटाव होने नहीं चाहिए, बातचीत करो आपस में, विदेशी के दूर करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी जिसको माँ कहते हैं उसमें आज नहीं आए। सचिन पायलट ने 6 साल के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी का आभार जताया है। राजस्थान कांग्रेस ने सचिन पायलट समर्थक 2 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया है। सीएम साहब सीएलपी लेता है, सबके आदरणीय है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इट इज एंडेड ऑन अ वेरी गुड नोट। बीजेपी कल गहलोत सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस तरीके से उन्होंने मशक्कत की है, वो शायद विश्वास मत का प्रस्ताव रखें, लेकिन हम लोग भी पूरे तरीके से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। बेंगलुरु में 11 अगस्त की रात हुए दंगे पर पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि दंगाइयों का प्लान सभी पुलिस वालों की हत्या करने का था। पुलिस पर हमला करने के लिए गुरिल्ला युद्ध जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। एफआईआर में पुलिस ने लिखा कि 5 दंगाइयों ने 300 लोगों का गैंग बनाया था। हमले के वक्त दंगाई पुलिस वालों की हत्या के नारे लगा रहे थे। पुलिस के मुताबिक दंगे के वक्त 800 से ज्यादा लोग घातक हथियारों के साथ मौजूद थे। पुलिस ने एफआईआर में ये बताया है कि पुलिस थाने पर हमला करने वाले दंगाई ये चाहते थे कि पुलिस उन्हें विवादित पोस्ट के आरोपी की हत्या करने से न रोके। पुलिस ने बताया कि हमले में पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ था। बेंगलुरु दंगे में पुलिस ने अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है। इस मामले में आज बिहार सरकार, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, सुशांत के पिता, महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। बिहार सरकार ने अदालत में कहा कि इस केस में एकमात्र एफआईआर पटना में दर्ज है। बिहार सरकार की सिफारिश पर मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जा चुका है, लिहाजा अब रिया की याचिका का कोई मतलब नहीं है।
रिया चक्रवर्ती की ओर से दावा किया गया कि सुशांत के पिता ने जो आरोप लगाए हैं उसका कोई आधार नहीं है। पटना पुलिस सिर्फ 0 FIR दर्ज कर सकती है। मामले की जांच मुंबई पुलिस को ट्रांसफर होनी चाहिए। सुशांत के पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पटना पुलिस को FIR दर्ज करने का पूरा कानूनी हक था और केस CBI को सौंपना बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि पटना में दर्ज FIR गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण है और सिंगल जज की बेंच मामले को CBI को नहीं सौंप सकती। CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुंबई पुलिस ने जिन 56 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं उनका कोई कानूनी आधार नहीं है। मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है, लिहाजा केस मुंबई ट्रांसफर करने का मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। करदाताओं की कम संख्या पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई और कहा कि जो लोग टैक्स देने में समर्थ हैं, वो अंतरात्मा की आवाज पर टैक्स का भुगतान करें। अपने आत्मा को पूछे, आगे आए। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त है। आजादी के लिए मरने मिटने वालों को जरा याद कीजिए। आपको लगेगा हाँ, मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए। नए टैक्स सिस्टम में 3 बड़े सुधार किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर चार्टर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। साथ ही फेसलेस असेसमेंट की भी शुरुआत हो गई। फेसलेस असेसमेंट में करदाताओं और टैक्स ऑफिसर के संपर्क के बिना असेसमेंट पूरा होगा। 25 सितंबर से फेसलेस अपील की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सिस्टम से आयकर विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जुगाड़ और सिफारिश खत्म होगी। कोरोना संकट के बीच देश में खुदरा महंगाई दर बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93% हो गई, जबकि जून महीने में खुदरा महंगाई दर 6.23% थी। खुदरा महंगाई दर में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाने पीने के सामानों की कीमत में तेजी को माना जा रहा है। जून के बाद जुलाई की भी महंगाई दर रिजर्व बैंक के अनुमानित स्तर से ज्यादा है। सरकार ने रिजर्व बैंक को महंगाई दर को 2 से 6% के बीच सीमित रखने का लक्ष्य दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था। अटल बिहारी वाजपेयी कुल 2268 दिन तक देश के प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी से लंबा कार्यकाल सिर्फ 3 पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह का रहा है। ये तीनों पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज पश्चिमी वायु कमान के फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना प्रमुख ने अग्रिम एयरबेस पर वायुसेना की तैयारियों की समीक्षा की। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एयरबेस पर तैनात वायु सैनिकों और पायलटों से मुलाकात की। वायुसेना प्रमुख ने एयरबेस से MiG-21 लड़ाकू विमान भी उड़ाया। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस बार 15 अगस्त के समारोह में कई बदलाव दिखेंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भी कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। जवानों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रिहर्सल किया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने की साजिश की बात कही गई है। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की ये साजिश है। IB अलर्ट के बाद लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में अब तक 47,033 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। अब तक अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको में ही भारत से ज्यादा मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 से 10 अगस्त के बीच के आंकड़े जारी कर बताया है कि भारत में पिछले 7 दिन में अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा संक्रमण के नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कोरोना संक्रमण के 66,999 नए मामले मिले हैं। 942 लोगों की मौत हुई। भारत में अब तक 23,96,637 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं,
जिनमें से 16,95,982 मरीज ठीक हुए हैं। बेंगलुरु दंगों को 48 घंटे बीत चुके हैं और धीरे धीरे अब यह साफ हो रहा है कि ये दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि पूरी योजना के साथ हुए थे। बेंगलुरु के दंगाइयों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी आज हमें मिल गई है और इसमें जो जानकारियां हैं उनसे यह पता चलता है कि विवादित फेसबुक पोस्ट तो सिर्फ एक बहाना था। असल में इन दंगों की स्क्रिप्ट और एक्टर्स पहले से ही तैयार थे। ये दंगे योजना बनाकर किए गए थे और ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे। बेंगलुरु दंगों में पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं और आज इन एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है। सबसे पहले हम आपको इन एफआईआर की बड़ी बातें बताते हैं जो पूरे देश को, आप सबको हैरान कर देंगी। पहली बात यह कि बेंगलुरु के दंगाइयों ने वहां के 2 पुलिस थानों पर हमला करके पुलिस कर्मियों की हत्या करने का प्लान बनाया था। पुलिस कर्मियों की हत्या करना चाहते थे थाने में घुसकर। यह ठीक वैसा ही था जैसे कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने, अब उसके गैंग ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। लेकिन बेंगलुरु में कानपुर की तरह 8-10 अपराधी नहीं बल्कि हथियारों से लैस 800 दंगाई थे और अगर पुलिस वाले इनके हाथ लग जाते तो शायद किसी की जान नहीं बचती। यह बहुत बड़ी घटना हो जाती। मंगलवार की रात को हुए दंगे में बेंगलुरु के 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 60 दंगाइयों की भीड़ पुलिसकर्मियों के खिलाफ नारे लगा रही थी, उन्हें अपशब्द कह रही थी और दंगाइयों की अगुवाई कर रहे लोग भीड़ से यह कह रहे थे कि पुलिसकर्मियों को जान से मार दो, पुलिस वालों को छोड़ना मत। बेंगलुरु के दंगाई वहां की पुलिस के दुश्मन इसलिए बने क्योंकि दंगाई ये चाहते थे कि पुलिस विवादित फेसबुक पोस्ट के आरोपी को उन्हें सौंप दे। यानी ये सारे लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते थे। पुलिस ने फेसबुक पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये दंगाई चाहते थे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इन्हें सौंप दिया जाए क्योंकि ये लोग अपना इंसाफ खुद करेंगे। यानी ये दंगाई फेसबुक पोस्ट करने वाले आरोपी की खुद अपने हाथों से हत्या करना चाहते थे क्योंकि ये किसी कानून को नहीं मानते, किसी पुलिस को नहीं मानते, देश की किसी अदालत को नहीं मानते। इनकी अदालत अपनी है, कानून अपना है और ये जैसे चाहेंगे वैसे इंसाफ करेंगे। यानी भारत का संविधान इन लोगों पर लागू नहीं होता। कांग्रेस के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने कथित तौर पर फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन जब पुलिस ने विधायक के भतीजों को सौंपने से इनकार कर दिया इन दंगाइयों को, तो ये दंगाई थानों में आग लगाने लगे और पुलिस कर्मियों की हत्या करने पर उतारू हो गए। एफआईआर के मुताबिक बेंगलुरु में दंगा करने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। इन्होंने 2 पुलिस थानों केजी हल्ली और डीजी हल्ली को निशाना बनाया। इन्होंने विधायक के घर पर हमला किया और घर में आग लगा दी। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब ये लोग विधायक के घर में गए तो विधायक का परिवार वहां पर नहीं था। दंगाइयों में 5 लोगों ने 200 से 300 लोगों के ग्रुप बनाए थे। इनके हाथों में धारदार हथियार थे, ईंट पत्थर थी, बोतलें थी, लोहे की रॉड्स और पेट्रोल बम थे। इन दंगाइयों ने बेंगलुरु के इस इलाके की सकरी गलियों में गुरिल्ला युद्ध की तकनीक से पुलिस पर हमले किए। यानी हमला करके पीछे हट जाना और थोड़ी देर बाद फिर से अचानक बड़ा हमला करना। यही बेंगलुरु में मंगलवार की रात को भी हुआ। करीब 5 बार इस भीड़ ने हमला किया और हर बार भीड़ में लोगों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा होती थी। बेंगलुरु के दंगाइयों ने वहां पर पत्थर फेंककर स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ दिया जिससे पूरे इलाके में अंधेरा हो जाए और उन्हें कोई पहचान ना पाए और वो जब चाहे फिर से हमला करके वहां की सकरी गलियों से बचकर भागकर निकल जाएं। कई रास्तों को ईंट पत्थर और टायरों से ब्लॉक कर दिया गया था जिससे दूसरे इलाकों की पुलिस अपने साथियों की मदद के लिए वहां पर पहुंच ना पाए। आग बुझाने के लिए वहां दूसरे इलाकों से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां जा रही थीं, उनका रास्ता भी भीड़ ने रोक लिया था और इन गाड़ियों में तोड़फोड़ करके फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी वहां पीटा गया। बेंगलुरु के दंगे में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए जाने के 1 घंटे के अंदर ही हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। सोचिए ये कैसी योजना थी कि इधर फेसबुक पर वो पोस्ट आया और 1 घंटे के अंदर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ये फेसबुक पोस्ट किया है उसकी भी जांच होनी चाहिए और कांग्रेस के इस एमएलए की भी जांच होनी चाहिए। इसी से पता चलता है कि दंगे की पहले से तैयारी की गई थी।
और इन लोगों को सिर्फ यही तलाश थी कि दंगा करने की कोई वजह मिल जाए। हमने कल ही आपको बताया था कि कोई भी दंगा अचानक नहीं होता, योजना बनाकर ही दंगे किए जाते हैं और इस योजना में दंगा करने के लिए अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं और उन इलाकों की पहचान कर ली जाती है जहां पर दंगा करना होता है। तो लोगों की पहचान पहले करनी होती है, स्थान की पहचान करनी होती है और बेंगलुरु दंगों की स्क्रिप्ट भी यही थी। बेंगलुरु दंगों की एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, कन्नड़ भाषा में है ये, लेकिन हमने इसका अनुवाद करके मंगलवार की रात का पूरा घटनाक्रम आज बहुत ध्यान से समझा है और इसे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। मंगलवार की रात 8 बजे पुलिस ने कांग्रेस विधायक के भतीजे को गिरफ्तार किया था, जिसने फेसबुक पर यह पोस्ट लिखी थी, लेकिन इसके 45 मिनट के अंदर ही मुजम्मिल पाशा, सैयद मसूद, अफनान, अयाज और अल्लाह बख्श नाम के 5 व्यक्तियों ने करीब 200 से 300 लोगों के साथ मिलकर पुलिस थानों को घेर लिया। एफआईआर के मुताबिक भीड़ को साथ लेकर आए इन लोगों का मकसद इस फेसबुक टिप्पणी करने वाले आरोपी पर हमला करना था। इसी में भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे एक पुलिस वाले को चोट आई। थाने में मौजूद बाकी के पुलिस वालों ने इसकी सूचना अपने अधिकारियों को दी और वहां पर तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल भेजने को कहा। इस बीच वहां के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति भी भीड़ को लगातार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ ने उनकी बात नहीं मानी और कुछ ही देर में दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। सैकड़ों की संख्या में दंगाइयों ने पुलिस थाने को घेर लिया और बाद में इन पुलिस स्टेशन में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की और वहां उपकरण तोड़ दिए, जो भी उनके वहां पर सामान था उसको तोड़ा। जब बेंगलुरु के इस इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा और भीड़ से इलाका तुरंत खाली करने को कहा तो हवाई फायरिंग हुई, लेकिन इसके बाद भी दंगाई भीड़ वहां से हटी नहीं। बाद में पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और कई राउंड की फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दंगाई भीड़ में से 3 लोगों की मौत हो गई। दंगाइयों ने 2 पुलिस स्टेशंस को इसलिए निशाना बनाया था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि फेसबुक पर पोस्ट लिखने वाला आरोपी इन दोनों पुलिस थानों में से गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया है। इस आरोपी को दंगाई अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे और जब पुलिस वालों ने इनकी बात नहीं मानी तो ये पुलिस वालों पर हमला करने लगे। इन्होंने भीड़ को 2 हिस्सों में बांटकर कांग्रेस विधायक के घर और उनके भतीजे के घर पर भी हमला किया, क्योंकि दंगाइयों को ऐसा लग रहा था कि विधायक का भतीजा शायद इन्हीं घरों में कहीं छुपा हुआ हो। मंगलवार की रात को बेंगलुरु में दंगों की भूमिका तभी बन गई थी जब कांग्रेस के विधायक के भतीजे की इस फेसबुक पोस्ट के बाद शाम को 7 बजे कुछ लोग विधायक से मिलने के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए थे, लेकिन उस वक्त विधायक अपने घर पर नहीं थे। इसके आधे घंटे के बाद ही इन लोगों ने विधायक के घर पर पथराव करना शुरू कर दिया और फिर कुछ लोगों ने विधायक के घर से कुछ दूरी पर उनके भतीजे के घर को भी घेर लिया। तो हमने आपको पूरी ये कहानी बताई कि ये जो पूरा घटनाक्रम था ये कैसे था और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दंगे हुए हैं ये दंगे बिना योजना के हो नहीं सकते। आज हमने बेंगलुरु दंगों पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे ये दंगे भी योजना बनाकर किए गए थे और आप सब लोगों को, चाहे आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों की ये नई दुकान चल पड़ी है। पहले दिल्ली में ये दंगे हुए थे और अब बेंगलुरु में हो रहे हैं और हो सकता है भारत के अन्य हिस्सों में भी आपको ऐसे दंगे आने वाले समय में देखने को मिले। फेसबुक पोस्ट के 1 घंटे के अंदर ही सैकड़ों लोगों का सड़क पर इकट्ठा हो जाना अचानक हो सकता है क्या? एक बार आए 50 लोग, सेकेंड बार 100 लोग, फिफ्थ टाइम में 2000 से ज्यादा लोग थे। पूरा मकान को जला के पूरा ध्वंसा करके पूरा बर्न करके चले गए। वो एक ही लोग नहीं थे सर, 3-4 गैंग था उनका। लाठी डंडे तो मान भी ले, लेकिन उपद्रवी हिंसा फैलाने के लिए पेट्रोल बम लेकर आए, वो इतनी जल्दी तैयार हो सकते हैं क्या?
एक विधायक के घर में सैकड़ों दंगाइयों का एक साथ हमला करना बिना योजना बनाए हो सकता है क्या? जितना नुकसान हुआ उससे आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तैयारी के साथ, ये ऐसा नहीं है कि अचानक कोई भीड़ आंदोलित हो गई हो और इतना बड़ा हंगामा कर दिया गया हो। और 800 लोग 2-2 पुलिस थानों में घुसकर तोड़फोड़ मचाएं, 200 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दें, 60 से ज्यादा पुलिस वालों को घायल कर दें। इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? ये पूरा घटनाक्रम इशारा करता है कि हर दंगे की तरह बेंगलुरु के दंगे भी अपने आप नहीं हुए, करवाए गए, बाकायदा गढ़े गए पूरी प्लानिंग के साथ। फेसबुक पोस्ट तो बस एक बहाना था, असल मकसद तो बेंगलुरु में दंगे भड़काना था। प्लान करके दंगा कर दिए। 1 घंटे के आसपास पेट्रोल बम स्टोन लेकर के हमला किया। ये एसडीपीआई के कारपोरेटर के ऊपर संशय है। इंक्वायरी के बाद में सत्य क्या है पता हो जाता है। बेंगलुरु में दंगा फैलाने वाले 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। शक पीएफआई पर है। बेंगलुरु पुलिस ने इस दंगों को भड़काने के आरोप में कुछ स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ स्थानीय नेताओं के दम पर इतने बड़े दंगे कैसे भड़क सकते हैं? शक तो यह भी है कि इन दंगों में ज्यादातर लोग बाहरी थे, जिन्हें पहले ही बेंगलुरु बुला लिया गया था। Total responsible is Popular Front of India and SDPI. They are fighting each other. They want to take the community leadership. That's why they are doing all this. Muzibil Pasha, he is totally responsible and he is arrested now. But who is behind him? That's also you should find out. And I know that some of SDPI and Popular Front of India leaders came from Kerala also, because one who died in firing, there is no address for him and nobody claimed the dead body. बेंगलुरु में दंगे करवाने की जो साजिश रची गई थी वो कितनी बड़ी और भयानक थी, वो इन तस्वीरों से समझिए। ये वो पुलिस थाना है जिसको दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया था, जिस पर 11 अगस्त की रात को 300 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। मंगलवार की रात बेंगलोर में हुई हिंसा को लेकर के पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की है। 2 एफआईआर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में, जबकि 2 एफआईआर केजे हल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 145 लोगों को गिरफ्तार किया है और वो आगे इस मामले की विवेचना कर रही है। एफआईआर के मुताबिक दंगाई अभियुक्त नवीन को पुलिस से हासिल कर लेना चाहते थे। वो उसकी गिरफ्तारी नहीं चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि नवीन को उनके सुपुर्द कर दिया जाए। दंगाई उस पूरे हमले में अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास घातक हथियार थे और हमले के वक्त पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। एफआईआर को देख करके लगता है कि दंगाइयों की मंशा शहर की शांति व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ देने की थी। पहले दिल्ली, अब बेंगलुरु। शहर बदल जाते हैं, दंगे वही रहते हैं। इस दंगे ने खूबसूरत, शांत और शिक्षित शहर बेंगलुरु को अशांत कर दिया है। इन दंगों के मास्टरमाइंड ने बेंगलुरु की छवि को भी वैसे ही खराब करने की कोशिश की है जैसे दिल्ली में की थी। दंगों ने बेंगलुरु को जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में वक्त लगेगा। बेंगलुरु के दंगाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। इस इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी है। पुलिस ने आज लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च पास कराया। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उतारे गए हैं, जिन्होंने आज सुबह से यहाँ पर मार्च किया है, लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि व्यवस्था जल्द ही अपनी जगह पर लौट जाएगी। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। बेंगलुरु के दंगों में भीड़ की अगुवाई करने वालों में
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का एक स्थानीय नेता मुजम्मिल पाशा शामिल था। एसडीपीआई इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की एक राजनीतिक पार्टी है और इसी पीएफआई पर दिल्ली दंगों में भी शामिल होने और इनकी फंडिंग करने का आरोप है। बेंगलुरु में जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर ये दंगे कराए गए, पीएफआई पर इसी तरह से काम करने का आरोप लगता रहा है। और आपको याद होगा दिल्ली में भी जो दंगे हुए थे वो ऐसे ही हुए थे और उन दंगों को भी सांप्रदायिक बना दिया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के काम करने का तरीका बिल्कुल यही होता है और वो काम इस तरह से करता है कि यह संगठन धार्मिक भावनाओं को भड़काकर दंगे करवाता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कई सरकारी दस्तावेजों से भी सामने आई है। हमें पीएफआई के बारे में झारखंड पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट की आज एक रिपोर्ट मिली है। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, भारत के कुछ शहरों को पीएफआई सीरिया जैसा बनाना चाहता है। जिस तरह से बेंगलुरु में कथित धार्मिक टिप्पणी के नाम पर दंगा हुआ, उसी तरह से झारखंड के पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा जिले में भी हिंसा हो चुकी है। पैगंबर मोहम्मद साहब या फिर इस्लाम से जुड़ी इस तरह की विवादित टिप्पणियों को आधार बनाकर झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पहले से ही हिंसा फैलाई जाती रही है। यानी अब आप इसको समझिए, पहले फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किसी से करवा दी जाती है या उस टिप्पणी को कहीं से ढूंढ निकालते हैं और फिर उस फेसबुक पोस्ट के आधार पर ही दंगे होते हैं, हिंसा होती है और लोगों को जान से मार दिया जाता है। और फिर यह कहा जाता है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है, इसलिए हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और इंसाफ हम खुद करेंगे। अब आप सोचिए कि एक छोटा सा ग्रुप है जो ये सब काम कर रहा है, उस पर ना तो भारत के संविधान की कोई चलती है, ना उस पर भारत का कानून चलता है और पूरा के पूरा देश शांत बैठा हुआ है। वो सारे लोग जो कहते हैं कि भारत में असहनशीलता फैल रही है, वो सब के सब लोग इस बार बिल्कुल चुप बैठे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, किसी ने पीआईएल फाइल नहीं की, किसी ने ट्विटर पर कोई नया मुहिम नहीं चलाई, किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, अखबारों में कोई नए बयान नहीं आ रहे, सब खामोश बैठे हैं। इस रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि झारखंड के साहिबगंज में वर्ष 2016 में देशद्रोह के आरोपी जाकिर नाइक के समर्थन में भी ऐसी ही रैली निकाली गई थी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। यानी इस रिपोर्ट में पीएफआई पर सांप्रदायिक उन्माद के जरिए हिंसा फैलाने और कट्टरता के आधार पर सामाजिक विभाजन करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में केरल में 2010 की घटना का भी जिक्र है जब पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक टिप्पणी करने वाले एक प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया था और इसमें भी पीएफआई के ही लोगों पर आरोप लगे थे। हमने पुलिस के उन पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों से आज बात की जिन्होंने अपने कार्यकाल में पीएफआई से जुड़े कई मामलों की जांच की है और इस संगठन के कई सदस्यों से पूछताछ की है और जिन्होंने पीएफआई के काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह से समझा है। उन्होंने हमें क्या बताया, आज आप सबको सुनना चाहिए। पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली टेररिस्ट को फंडिंग भी करती है और सपोर्ट भी करती है और ख़ास तौर से इसका बेस जो है वो है माओइस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो हमारे झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो माओइस्ट अपना पैर फैला रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है इनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो है उनकी थ्योरी पे ज़्यादा ये चल रहे हैं और इनका बेसिक पर्पज़ ये है कि किस प्रकार से देश में विघटनकारी ताकतों को जोर दिया जाए और उनको हमारे देश में जो तरक्की हो रही है उसको कैसे रोका जाए और जो भ्रम फैलाया जाए लोगों में। और मीडिया को भी ये इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोगों के बारे में झूठी सच्ची वो न्यूज़ डालते हैं, खबरें डालते हैं और उससे ये लगता है कि ये पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वो नेशनलिस्ट है। बट बेसिकली देखा जाए पुरानी इन्वेस्टिगेशंस में भी देखा गया और अभी रिसेंटली दिल्ली के जो रॉइट्स हुए थे उसमें इनका अहम रोल साथ आया कि पीएफआई ने इनको सपोर्ट किया है और ख़ास तौर से जब से जो दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में रॉइट्स हुए और महारानी बाग और दूसरा इधर जो साइन बाग का जो भी ड्रामा हो उसमें सारा का सारा ये सामने आ गया है इन्वेस्टिगेशन में कि ये सपोर्ट पीएफआई का ही है।
इनका एक बेसिक मुद्दा यह है कि हर स्टेट में जो इफेक्टिव स्टेट है उसमें उन लोगों को तैयार करें, मोटिवेट करें, उनको इंस्टिगेट करें ताकि वो उनकी बात को सपोर्ट करें और उग्रवादी घटनाओं को उसमें सपोर्ट करने के लिए उसे ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं। कुछ अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो सीक्रेटली काम करते हैं, जो उनके लिए फंडिंग करते हैं। दूसरा जो विदेशों से भी फंड इकट्ठा करके लाते हैं। उनके लिए जहाँ पर भुखमरी है, जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है और जहाँ पर लोग को बहुत ज़्यादा समझने की ताकत नहीं है, जो अपने आप में अपने दिमाग से नहीं सोचते, इन्हीं की बातों में आ जाते हैं, वहाँ ज़्यादा संभव है इनको अपने लोग इकट्ठा करना। तो ये इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं उनको मिसगाइड करते हैं और मिसगाइड यूथ जो अनएम्प्लॉयड है उनको ये अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको एक तो रोज़गार की तरीके से उनको पैसा मिल जाता है, इस वजह से उनको साथ देते हैं। तो आप सबको ये रिपोर्ट देखने के बाद समझना चाहिए कि देश में असल में सांप्रदायिक दंगे हो नहीं रहे हैं, बल्कि ये करवाए जा रहे हैं और देश में असहनशीलता भी नहीं है और किसी भी समुदाय के बीच में असल में कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ये चाहते हैं कि ये दंगे फैलते रहें और इस तरह के जो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनके बीच में इस तरह की जो खाई है, जो दीवार है, वो हमेशा बनी रहे, वो टूटे नहीं। इसलिए सबको सावधान रहने की जरूरत है। यहां पर आपने एक बात जरूर देखी होगी, जो पुलिस के अधिकारी आपको बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ऐसे लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और ऐसे लोग असल में सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए हैं जो आपको सही खबर बताते नहीं हैं और जो खबर बताते हैं वो एजेंडा वाली खबर होती है। इसलिए अब हम अफवाहों के जरिए दंगा फैलाने वालों के बाद पत्रकारिता के उन गिद्धों की बात करेंगे जो फेक न्यूज के जरिए न सिर्फ देश का माहौल खराब करते हैं बल्कि लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। हम इन वल्चर्स ऑफ जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के उन गिद्धों की बात कर रहे हैं जिनके लिए टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज से बढ़कर कुछ नहीं है। किसी की मौत में भी ये टीआरपी देखते हैं, किसी की मौत में भी इन्हें ब्रेकिंग न्यूज ही दिखाई देती है। इन लोगों के मन में ना तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति के लिए कोई सम्मान है और ना ही इन्हें इस बात की कोई परवाह है कि इनके द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज कैसे एक परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। आप सोचिए, ये कुंठित पत्रकारिता का घोर कलयुग नहीं तो और क्या है, जहां बड़े बड़े पत्रकारों के बीच किसी की मृत्यु की खबर को भी ब्रेक करने की होड़ लगी हुई है और ये बड़े बड़े पत्रकार और संपादक ब्रेकिंग न्यूज की इस रेस को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आजकल अस्वस्थ हैं, आप सब जानते हैं, और इस समय वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है लेकिन स्थिर है और वो जीवित हैं। फिर भी पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित एक पत्रकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन की फेक न्यूज, गलत खबर ट्वीट कर दी और पत्रकारों के गैंग ने बिना एक पल गंवाए इस फेक न्यूज को रीट्वीट करना शुरू कर दिया। प्रणब मुखर्जी की मृत्यु की इस फेक न्यूज को तब डिलीट किया गया जब उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी और उनकी पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके ये स्पष्ट किया कि उनके पिता अभी जीवित हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है और उनकी हालत स्थिर है। अभिजीत मुखर्जी ने तो यहां तक कहा कि कुछ बड़े पत्रकारों द्वारा फेक न्यूज फैलाए जाने की घटना यह बताती है कि भारत का मीडिया कैसे फेक न्यूज की फैक्ट्री बन चुका है। अब आप सोचिए, भारत के कुछ बड़े पत्रकारों में यह होड़ लगी हुई है कि वो प्रणब मुखर्जी की मृत्यु की खबर को सबसे पहले बताना चाहते हैं। यह होड़ लगी है। प्रणब मुखर्जी की मृत्यु में इन्हें ब्रेकिंग न्यूज दिखाई दे रही है, इन्हें टीआरपी दिखाई दे रही है और इन्होंने अपने ट्वीट्स बनाकर रखे हुए हैं और ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर वो ब्रेक करें। सोचिए, हमारे देश की जो पत्रकारिता है वो कहां तक पहुंच गई है। और ये वो पत्रकार हैं जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, पूरी दुनिया को पत्रकारिता का ज्ञान देते हैं, लेकिन आज ये पत्रकार प्रणब मुखर्जी के निधन की फेक न्यूज फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और ये पत्रकारिता के वही गिद्ध हैं जो कभी किसी एनकाउंटर को लेकर फेक न्यूज चलाते हैं, फिर बाद में अदालतों में माफी मांगते हैं और फिर बाहर आकर किसी को बताते नहीं कि हम माफी मांग कर आए हैं।
ये वही लोग हैं जो अफवाहों और फेक न्यूज के सहारे हिंदू और मुसलमानों को भड़काते हैं, बेंगलुरु दंगे जैसी खबरों को ये दबा देते हैं और दिल्ली जैसी खबरों को ये पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैलाते हैं, उन पर लेख लिखते हैं, राम मंदिर पर झूठ बोलते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि देश बंटने की कागार पर बस पहुंच ही गया है। इस तरह की मिलावटी खबरें भी फेक न्यूज की श्रेणी में ही आती हैं। ट्विटर पर पत्रकारिता के इन गिद्धों के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में होती है। यानी जब ये लोग कोई बात सोशल मीडिया पर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, तो लाखों लोग उसे पढ़ते हैं और ये लोग कोई बात जब कहते हैं तो लाखों लोगों के दिमाग पर उसका असर पड़ता है, करोड़ों लोग उससे प्रभावित होते हैं, लाखों लोग उसे रीट्वीट कर देते हैं ये सोचकर कि अगर इस व्यक्ति ने कुछ लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा, लेकिन इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं और बाद में ये बेशर्मी से माफी भी मांग लेते हैं। ऐसा लगता है कि फेक न्यूज फैलाने वाले इन पत्रकारों के वैचारिक पूर्वज वही अंग्रेज हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश के लोगों को ऐसी ही फेक न्यूज के सहारे आपस में लड़वाया था। आपको याद होगा, हम एक उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। वर्ष 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 10,000 लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उस दिन बैसाखी का त्योहार भी था। इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था और इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, लेकिन उस जमाने के कुछ ऐसे ही गिद्धों ने जनरल डायर तक ये फेक न्यूज पहुंचा दी कि इन लोगों के पास हथियार हैं और ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। जनरल डायर डर गया और इसके बाद जनरल डायर के इशारे पर इन निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। इस नरसंहार में करीब 400 लोग मारे गए थे, 1000 लोग घायल हुए थे। यानी 99 साल पहले भी हमारे देश में ऐसे गिद्ध मौजूद थे जो अफवाहों और फेक न्यूज का सहारा लेकर खून खराबा करवा रहे थे और अंग्रेजों के वैचारिक वंशज आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए लेकिन सॉरी नाम का एक शब्द छोड़ गए और ये लोग बेशर्मी से सब काम करने के बाद एक सॉरी लिख देते हैं। किसी की मौत की खबर सबसे पहले बताने में यश ढूंढने और फक्र महसूस करने वाले ये पद्मश्री विजेता पत्रकार ही असल में खबरों के वो गिद्ध हैं जो किसी की मौत में भी टीआरपी ढूंढते हैं। ये लोग सिर्फ टीआरपी हासिल करने के लिए देश के एक पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु की झूठी खबर फैलाने से चूकते नहीं। हालांकि रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपना ट्वीट डिलीट भी करते हैं और फिर सॉरी भी कह देते हैं। यानी भारत से अंग्रेज तो चले गए, ये सॉरी छोड़ गए, लेकिन जब तक इनकी माफी आती है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है और फेक न्यूज किसी महामारी की रफ्तार से पूरी दुनिया में फैलने लगती है। पत्रकारिता के इतिहास की एक बड़ी मशहूर तस्वीर है जिसका नाम है द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। यह तस्वीर अभी हम आपको दिखाएंगे। यह तस्वीर वर्ष 1993 में अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। यह तस्वीर भूख से बेहाल एक बच्ची और उसे अपना भोजन बनाने की फिराक में बैठे एक गिद्ध की है। इस तस्वीर को केविन कार्टर नाम के एक फोटो जर्नलिस्ट ने क्लिक किया था। इस तस्वीर के लिए केविन कार्टर को बाद में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। यहां पर आप नोट करिए कि इस तस्वीर के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था इस फोटोग्राफर को जिसने ये तस्वीर खींची। और तस्वीर क्या आपको बता रही है कि ये गिद्ध इस बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा जो भूख से अब मरने की कगार पर है, ये बच्चा मरे और ये गिद्ध इसे खाए। और ये जो फोटो जर्नलिस्ट था ये वहां पर बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि ये गिद्ध इस बच्चे को खा ले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फोटो जर्नलिस्ट ने तस्वीर तो खींच ली, इसके लिए पुलित्जर पुरस्कार भी ले लिया, लेकिन इसने उस बच्चे की मदद नहीं की क्योंकि उस समय पत्रकारों से कहा गया था कि इन बच्चों को छूने से बीमारियां फैल सकती हैं। हालांकि किस्मत से ये बच्ची बच गई, लेकिन ये तस्वीर लेने वाला पत्रकार खुद को कभी माफ नहीं कर पाया और कुछ महीनों के बाद केविन कार्टर ने आत्महत्या कर ली थी। केविन कार्टर में इंसानियत तो बची थी, इसलिए उन्होंने इस तस्वीर पर अफसोस जताया, लेकिन हमारे देश में पत्रकारिता के गिद्धों को ऐसी तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए बाद में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया और कहा कि वहां कितने गिद्ध थे, उन्होंने कहा वहां एक गिद्ध था। तो सवाल पूछने वालों ने कहा वहां एक नहीं 2 गिद्ध थे, एक बच्चा था और 2 गिद्ध थे, दूसरा गिद्ध आप थे। यानी एक गिद्ध आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है और दूसरा गिद्ध वो फोटोग्राफर था जो ये तस्वीर खींच रहा था। और इसीलिए ये शब्द आया
वल्चर्स ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता के गिद्ध, जो किसी की मौत में भी पुरस्कार देखते हैं, जो किसी की मौत में टीआरपी देखते हैं, जो चाहते हैं कि किसी की मृत्यु की खबर भी सबसे पहले वही लोगों को सुनाएं, और जो ये चाहते हैं कि कैसी भी झूठी सच्ची खबर देकर वो बड़े बड़े पुरस्कार ले लें। और दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे लोगों को पुलित्जर पुरस्कार जैसे अवार्ड भी मिल ही जाते हैं। अब आपको भारत में न्यूज चैनल्स की पत्रकारिता के गिरते स्तर का एक और उदाहरण हम देते हैं, और ये खबर, दोनों खबर जो हमने आपको बताई हैं, ये आपके लिए हैं, ये आपको आज सोचने पर मजबूर करेंगी। कल एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। राजीव त्यागी को आपने कई बार अलग अलग चैनल्स में देखा होगा। बहुत जाने पहचाने नेता थे, जाना पहचाना चेहरा थे, क्योंकि वो जो डिबेट्स होते हैं न्यूज चैनल्स में आजकल, जो बहस के शोज होते हैं, उसमें वो लगभग हर रोज किसी ना किसी टीवी चैनल पर दिखाई देते थे और कांग्रेस का पक्ष रखते थे। मृत्यु से कुछ मिनट पहले ही राजीव त्यागी ने एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में हिस्सा लिया था। उनकी मृत्यु के बाद से ही देश में यह बहस छिड़ गई कि क्या टीवी न्यूज चैनल्स पर यह चीखने चिल्लाने वाला सिस्टम बंद होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस समय ये न्यूज चैनल पर बैठे हुए थे, और आप तो जानते हैं टीवी न्यूज डिबेट के जो शो होते हैं वो सब ऐसे होते हैं जिसमें बहुत चीखना चिल्लाना होता है, लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की बदतमीजी करते हैं, जोर से गलत आरोप लगाए जाते हैं, और इन डिबेट्स में वो जीतता है जो सबसे ज्यादा बदतमीजी कर सकता है, जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला सकता है, और जो बाकी सारे लोगों को अपने शोर से दबा सके, वो ऐसे टीवी डिबेट्स में विजयी रहता है। अब आप सोचिए, हो सकता है कि उस समय माहौल ऐसा रहा होगा कि राजीव त्यागी शायद उत्तेजित हो गए होंगे और उस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा होगा। यहां हम किसी को दोष तो नहीं दे सकते, लेकिन अब आप खुद ये सोचिए कि टीवी न्यूज डिबेट में ऐसी कौन सी डिबेट आपने कभी देखी है जिसे 1 घंटे तक देखने के बाद कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपको ये डिबेट देखने के बाद कोई नई जानकारी मिली है, आप पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं, आपको अब अपनी राय बनाने में ज्यादा आसानी हो गई है, और अगर आप ये डिबेट ना देखते तो आप शायद कुछ मिस कर देते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के डिबेट शोज को जानकारी और न्यूज के लिए देखते हैं या मनोरंजन के लिए देखते हैं? आज आप सबको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि इन टीवी डिबेट्स में आपको न्यूज मिलती है या मनोरंजन मिलता है। इसलिए यहां हमारा सवाल आप सबसे ये है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह के टीवी डिबेट शोज में चीखना चिल्लाना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, अपमानजनक बातें आपको ना सुनाई दें, अगर ये होना सब बंद हो जाए, तब भी क्या आप इन डिबेट शोज को देखना पसंद करेंगे? अगर ये सारे डिबेट शोज बड़ी शांति से, सकारात्मक रूप से अपनी बात कहना शुरू कर दें, तो क्या आप इन्हें देखेंगे? या आप इन्हें तभी देखेंगे जब इनमें मारपीट होगी? आप इन्हें न्यूज के लिए देखते हैं या आप इन्हें मनोरंजन के लिए देखते हैं? इन सभी डिबेट शोज की टेलीविजन रेटिंग बहुत अच्छी आती है, इसीलिए तो हर न्यूज चैनल आजकल ऐसे डिबेट शोज दिन भर करता है, क्योंकि इनकी रेटिंग, इनकी टीआरपी बहुत अच्छी आती है। सवाल यह है कि ये टीआरपी जो आती है, ये क्यों आती है और कहां से आती है? ये टीआरपी आती है दर्शकों से, आप सबसे। जब दर्शक यानी आप सब इस तरह के शोज को बड़ी संख्या में देखते हैं, तब न्यूज चैनलों को टीआरपी मिलती है। जिस न्यूज चैनल की जितनी टीआरपी होती है, उसे उतने ही ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं, और जितने विज्ञापन मिलते हैं उतना पैसा मिलता है, और उस पैसे से ही ये बड़े बड़े मीडिया संस्थान चलते हैं, और पत्रकारिता के गिद्धों को वहीं से ही तनख्वाह भी मिलती है। इसलिए ये पूरा की पूरा बिजनेस मॉडल टीआरपी पर आधारित बिजनेस मॉडल है, और हर न्यूज चैनल चाहता है उसे ज्यादा से ज्यादा टीआरपी मिले। टीआरपी उस कार्यक्रम को मिलती है जिसे ज्यादा लोग देखते हैं, ऐसा कहा जाता है। और लोग क्या देख रहे हैं? लोग यही डिबेट शोज देख रहे हैं, क्योंकि इन डिबेट शोज की सबसे ज्यादा टीआरपी आती है। इसलिए पहले एक चैनल ने शुरू किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर चौथे ने किया, फिर सब न्यूज चैनल्स ने शुरू कर दिया। फिर लोगों को लगा 1 नहीं 2 शो करते हैं, फिर लगा 2 नहीं 3 शो करते हैं, इसलिए ये सब बढ़ता चला गया। इसलिए फैसला आज आपको करना है कि आप क्या देखना चाहते हैं। इन गिद्धों के घर इसलिए चलते हैं क्योंकि आप चीखने चिल्लाने, गाली गलौज और मारपीट वाली इस पत्रकारिता का विरोध नहीं करते। लेकिन अब समय आ गया है कि बहस के नाम पर सब कुछ तहस नहस करने की इस प्रथा को बंद किया जाए और इसके खिलाफ
क्रांति कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यहां पर जो लोग डिबेट शोज करते हैं, मैं उनको कोई दोष नहीं दे रहा हूं, उन चैनल्स को कोई दोष नहीं दे रहा हूं, उन पत्रकारों को भी कोई दोष नहीं दे रहा हूं, जो नेता इनमें शामिल होते हैं उन्हें भी कोई दोष नहीं दे रहा हूं। आज दोष दे रहा हूं सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इन्हें देखते हैं, इसलिए ये बढ़ चढ़कर ऐसे डिबेट शोज में हिस्सा लेते हैं। आप लोग देखना बंद कर देंगे तो ये डिबेट शोज भी बंद हो जाएंगे। इसलिए आज फैसला आपको करना है। किसी भी देश के लिए जितनी खतरनाक कोई फेक न्यूज होती है, उतनी खतरनाक वो खबरें भी होती हैं जिनमें किसी एजेंडे की मिलावट होती है। इसलिए अब एक और ऐसी ही खबर का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से है। अमेरिका में यह प्रथा है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपने लिए एक रनिंग मेट का चुनाव करता है। रनिंग मेट वो उम्मीदवार होता है जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ता है। जनता इन दोनों के नाम पर वोट डालती है और जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जीत जाता है तो वो अपने रनिंग मेट को उपराष्ट्रपति बनाता है। इस तरह वहां उपराष्ट्रपति चुना जाता है। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद कोई व्यक्ति सबसे पहले जो बड़ा फैसला करता है वो फैसला होता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपने रनिंग मेट के तौर पर कमला हैरिस का चुनाव किया है। कमला हैरिस भारतीय और जमैकन मूल की एक अमेरिकी नागरिक है। कमला हैरिस जैसे ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की दावेदार बनी, वैसे ही भारत में जश्न मनाया जाने लगा और सब ने कहा कि भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कमला हैरिस के रूप में अमेरिका में कमल खिल गया है और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी पोटस को लोटस मिल गया, यानी भारत का कमल अमेरिका में खिल गया है। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन वर्ष 1960 में भारत से अमेरिका गई थी और वो अमेरिका की एक मशहूर कैंसर वैज्ञानिक थी। कमला हैरिस के पिता जमाइका के थे, यानी जमाइकन मूल के हैं, और जब कमला बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था, लेकिन उनके पिता जो है वो जमाइका के थे। कमला हैरिस और उनकी छोटी बहन माया हैरिस अपनी मां के साथ ही पली और बड़ी हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस का भारतीय मूल का होना भारत के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है, और क्या कमला हैरिस खुद को सच में भारतीय मानती हैं? यह बात सही है कि कमला हैरिस की जो मां है वो भारतीय मूल की थी और उनके पिता जो हैं वो जमाइकन मूल के थे। इन सवालों के जवाब आपको हैरान कर सकते हैं और आपकी सारी खुशी भी शायद निराशा में बदल सकती है। जब हमने कमला हैरिस के कुछ पुराने बयानों को सुना और पढ़ा तो हमें भी काफी निराशा हुई। कमला हैरिस कश्मीर पर भारत की नीतियों का खुलकर विरोध करती रही हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला भी शामिल है। पिछले वर्ष कमला हैरिस खुद राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल थीं और इस दौरान 2 मौकों पर उनसे कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के फैसले पर सवाल पूछे गए और दोनों मौकों पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में दखल देने की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय दखल देने की। पिछले साल सितंबर में उन्होंने इसे लेकर जो संदेश जारी किया था वो आज आपको सुनना चाहिए। उन लोगों को सुनवा रहे हैं जो कमला हैरिस के इस पद पर के लिए नामांकित होने के बाद बहुत खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उन लोगों के लिए ये बयान। Reminding people that they are not alone and that we are all watching. Because so often when we see human rights abuses, whether they be in this country or around the world, the abuser will convince those that they abuse that nobody cares and that nobody's watching and that nobody's paying attention, which is a tool of an abuser. And so that is part of what I would say. We are watching. कश्मीर के खिलाफ साफ साफ बोल रही हैं। ऐसा ही बयान उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में भी दिया था। तब उन्होंने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं। कमला हैरिस के इस बयान को पाकिस्तान की मीडिया में बहुत प्रमुखता से छापा गया था क्योंकि पाकिस्तान को ये लगा कि ये उनकी जीत है। इसी तरह भारत में जब नया नागरिकता कानून CAA जब आया था तब भी अमेरिका के 5 भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसका विरोध किया था। इन सांसदों के नाम थे राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, रोहित खन्ना, अमी बेरा और कमला हैरिस। यानी कमला हैरिस न सिर्फ कश्मीर पर भारत की नीतियों का विरोध करती हैं बल्कि वो नए नागरिकता कानून के भी विरोध में हैं। और इन्हीं सांसदों में से एक प्रमिला जयपाल ने कश्मीर पर एक प्रस्ताव भी पास किया था और कश्मीर में लगे प्रतिबंध हटाने की मांग भी की थी।
इसके बाद जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए तो उन्होंने प्रमिला जयपाल से मिलने से इनकार कर दिया था और कमला हैरिस प्रमिला जयपाल के बचाव में कूद गई थी और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के इस फैसले को गलत बताया था। कमला हैरिस और प्रमिला जयपाल जैसे अमेरिकी सांसद लगातार भारत पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं और ये तब है जब वो खुद भी अपने आप को भारतीय बताते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के लोगों का खून बहाते हैं तो भारतीय मूल के तमाम अमेरिकी सांसद बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। ये लोग तब कोई प्रस्ताव नहीं लाते जब पाकिस्तान में हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता है। ये लोग तब कुछ नहीं बोलते जब चीन के सैनिक भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं और जब चीन को रोकने की कोशिश के दौरान भारत के सैनिक शहीद हो जाते हैं, तब इनका कोई बयान नहीं आता। अब आपको कमला हैरिस की नीतियों और उनकी भारतीय पहचान के बीच के फर्क को समझना होगा, क्योंकि ये सब राजनीति से प्रेरित है। कमला हैरिस और प्रमिला जयपाल जैसे अमेरिकी नेता बार बार ये कहते हैं कि उन्हें अपनी भारतीय पहचान और विरासत पर बहुत गर्व है। जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के तौर पर कमला हैरिस के नाम की घोषणा हुई तो उनकी छोटी बहन माया हैरिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में यह बताया गया है कि कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन ने कैसे अमेरिका में कभी अपनी भाषा तो कभी अपने रंग की वजह से भेदभाव का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद वो डरी नहीं और उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। My mother, who raised me and my sister, was a proud woman. She was a brown woman. She was a woman with a heavy accent. She was a woman who many times people would overlook her or not take her seriously, or because of her accent, assume things about her intelligence. Now, every time my mother proved them wrong. Every time she proved them wrong. And because of who my mother was and what she believed, what she had the ability to dream was possible and then work to make possible, the fact that my mother never asked anyone permission to tell her what was possible is why within one generation I stand here as a serious candidate for President of the United States. यहाँ हम 4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि कमला हैरिस जिन भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने के लिए अब अपनी पहचान बदल रही हैं, उनकी अमेरिका में ताकत क्या है और कैसे भारत के लोगों की ताकत अब अमेरिका की राजनीति को बदलने लगी है। और कमला हैरिस इससे पहले अपने आप को हमेशा अश्वेत अमेरिकी बताती आई हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया अब वो अपने आप को भारतीय बताने लगी हैं। इसलिए ऐसे नेता सिर्फ भारत में ही नहीं हैं जो हर चुनाव में अपना रंग बदल लेते हैं, ऐसे नेता अमेरिका में भी हैं जो वोटर्स को देखकर, हवा को देखकर अपना रंग भी बदल लेते हैं और अपने विचार भी बदल लेते हैं। ये पूरा विश्लेषण इस ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे। 24 घंटे में ही आती। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव द लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नोट लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग। They said कि if I would have lived my life the way I wanted. दूसरा, I wish I hadn't worked so hard. ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी जिंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं।
ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग कि नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक तो जो लोग कमला हैरिस को लेकर जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम आज का ये विश्लेषण कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भारत में तो आपने ऐसे बहुत सारे नेता देखे होंगे जो वोट बैंक पर नजर रखते हैं और अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए अलग अलग रूप बदलने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती, अपने विचार बदलने में जरा देर नहीं लगती। लेकिन अमेरिका में भी ऐसे ही नेता हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या 41 लाख के आसपास है और इनमें से 18 लाख के पास वोट डालने का अधिकार है, यानी एक बड़ा वोट बैंक है। अमेरिका में कुल वोटर्स की संख्या 15 करोड़ है और इनमें भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी 1.2% के आसपास है। लेकिन इन 18 लाख में से 14 लाख भारतीय मूल के वोटर्स अमेरिका के उन 9 राज्यों में रहते हैं जहां पड़ने वाले वोट से यह करीब करीब तय हो जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। परंपरागत तौर पर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डेमोक्रेटिक पार्टी के मतदाता माने जाते हैं, लेकिन पिछले चुनावों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में वोट डाले और अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। और शायद यही वजह है कि कमला हैरिस को मैदान में उतारकर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी भारत से गए इन लोगों को एक बार फिर अपने पक्ष में करना चाहती है। लेकिन क्या कमला हैरिस उतनी भारतीय हैं जितना हम सोच रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। पिछले साल कमला हैरिस ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है द ट्रूथ्स वी होल्ड। उसमें वो लिखती हैं कि उनकी मां उनके जन्म से पहले कैलिफोर्निया के ओकलैंड शहर में बस गई थी। ओकलैंड में बड़ी संख्या में अश्वेत नागरिक रहते हैं और कमला हैरिस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनकी मां ने खुद अश्वेतों की संस्कृति को स्वीकार कर लिया था और कमला हैरिस की मां को लगता था कि ऑकलैंड के लोग कमला हैरिस और उनकी बहन माया को अश्वेत ही समझेंगे। कमला अपनी इस अश्वेत पहचान को कभी छोड़ नहीं पाई। कमला अपनी मां के साथ कुछ समय के लिए कनाडा में भी बस गई थी, लेकिन जब वो वहां से वापस आई तो उन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया।
ऐतिहासिक तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अमेरिका में अश्वेतों की यूनिवर्सिटी माना जाता है। उन्होंने वहां कानून की पढ़ाई की और वो हमेशा अश्वेतों के इस विश्वविद्यालय को ही अपना घर मानती रही। कमला हैरिस चाहती हैं कि अमेरिका की पुलिस व्यवस्था में सुधार किए जाएं, क्योंकि अमेरिका की मौजूदा पुलिस व्यवस्था अश्वेतों के साथ न्याय नहीं करती। लेकिन खुद उन पर कई मौकों पर जिला अधिवक्ता के तौर पर अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही हैं। कमला हैरिस का अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी अश्वेत तो कभी भारतीय बन जाना ये बताता है कि पूरी दुनिया में नेता एक जैसे होते हैं और ये नेता कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी जाति बदल सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, यहां तक कि अपनी पहचान भी बदल सकते हैं। कभी अपने आप को अश्वेत कह सकते हैं तो कभी अपने आप को भारतीय मूल का भी बता सकते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि कहां ज्यादा फायदा है। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में होता है। भारत में नेता कभी मुसलमानों की टोपी पहन लेते हैं तो कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं। दिवाली पर मंदिर चले जाते हैं तो ईद पर इफ्तार पार्टी करने लगते हैं। इसलिए जो लोग कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने पर खुशियां मना रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि दुनिया भर के नेता अवसरवादी होते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी पहचान में बदलाव करते रहते हैं। इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है कमला हैरिस अगर अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई तो हो सकता है वो कश्मीर पर अपने विचार बदल लें, हो सकता है पाकिस्तान को लेकर भी वो अपने विचार बदल लें, क्योंकि उस वक्त उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो भी बदल जाएंगी। अब हम उस रिकॉर्ड की बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले भारत के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं जिनका कार्यकाल इतना लंबा रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं जो 15 वर्ष और 350 दिन तक प्रधानमंत्री रही। 10 वर्ष और 4 दिन तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे मनमोहन सिंह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पद पर रहते हुए 6 वर्ष और 79 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो 6 वर्ष और 77 दिनों तक देश का प्रधानमंत्री रहने का था। वैसे नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ही पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल किया था। सबसे लंबे वक्त तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की सूची में नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोरारजी देसाई का नंबर आता है। वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और वो 2 वर्ष और 116 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई को छोड़ दें तो जितने भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने उनमें से कोई भी 1 वर्ष का कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह 343 दिन, चंद्रशेखर 223 दिन, एचडी देवेगौड़ा 324 दिन और इंद्र कुमार गुजराल 332 दिनों तक ही प्रधानमंत्री पद पर रह पाए। आजादी के 73 वर्षों में कांग्रेस ने देश पर कुल 54 वर्ष और 123 दिन तक राज किया है। 73 वर्षों में से 54 वर्ष कांग्रेस का राज रहा है, जबकि 393 दिन तक कांग्रेस के समर्थन से सरकारें चली। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में आज जो समस्याएं हैं उनके पीछे कांग्रेस किस हद तक जिम्मेदार मानी जाती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो समस्या हैं वो कांग्रेस की वजह से हैं, क्योंकि 73 वर्षों में से 54 वर्ष उन्होंने ही सरकारें चलाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक इस पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। अपने 6 वर्ष से ज्यादा के कार्यकाल में उनकी जो उपलब्धियां रही हैं, उनके ऐसे बड़े फैसले रहे हैं जिनकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में हुई है, उस पर आज नजर डालने की एक जरूरत है। तो 6 साल के 6 उपलब्धियां हम आपको बताना चाहेंगे। देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद राम जन्मभूमि केस का हल मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पहले 6 महीने में किया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही भगवान राम का जन्म स्थान माना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि यह रही कि उनकी सरकार ने बिना देर किए राम मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया।
आप इसे टेंपल ऑफ हार्मनी यानी सद्भाव का ऐसा मंदिर भी कह सकते हैं जो देश के सभी समुदायों को जोड़ने का काम करेगा। दूसरी बड़ी उपलब्धि उनकी है, उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया और ऐसा करने में देश को 70 साल लग गए थे। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही देश की मुस्लिम महिलाओं के हितों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया था और 3 तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। तो 3 तलाक भी एक बड़ा फैसला था। ये तीसरा बड़ा फैसला था मोदी सरकार का। चौथा जो बड़ा फैसला था वो उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने जो जवाब दिया था, जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और फरवरी 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक थी वो बड़ा फैसला था। पांचवी उपलब्धि, कोरोना वायरस के दौर में प्रधानमंत्री मोदी सबसे भरोसेमंद नेता के तौर पर स्थापित हुए और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लॉकडाउन का ऐलान किया। और छठी जो उनकी उपलब्धि है, छठी उपलब्धि, वो लद्दाख में घुसपैठ करने वाले चीन को मोदी सरकार ने जिस तरह से जवाब दिया है और गलवान से अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए चीन को मजबूर कर दिया, ये उनकी 6 साल में छठी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। आज टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम दिया गया है। इस नए टैक्स सिस्टम के तहत 3 बड़े सुधार हुए हैं जो आपको भी जानने चाहिए, क्योंकि इससे ईमानदार टैक्स पेयर्स को बढ़ावा मिलेगा। पहला बड़ा सुधार है फेसलेस असेसमेंट, यानी आप जिस शहर में टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहां का इनकम टैक्स ऑफिसर आपका केस नहीं देखेगा, बल्कि कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस से देश के किसी भी अधिकारी को अब आपका केस दे दिया जाएगा। इससे इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स पेयर को, करदाता को बेवजह परेशान नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा बहुत भ्रष्टाचार रहा है इस विभाग में और इनकम टैक्स के बहुत अधिकारियों पर यह आरोप लगे हैं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं और वो पैसा मांगकर टैक्स पेयर को परेशान करते हैं। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इनकम टैक्स ऑफिसर आपका केस देख रहा है और आप उससे कभी नहीं मिल पाएंगे और ना वो आपसे कभी मिल पाएगा। दूसरा बड़ा सुधार है टैक्स पेयर चार्टर। इसका मकसद करदाताओं की दिक्कतें कम करना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। सबसे ईमानदार करदाताओं को सम्मान मिलेगा और उनकी शिकायतों का जल्द समाधान होगा। तीसरा बड़ा सुधार फेसलेस अपील। नोटिस के बाद के प्रोसेस को लेकर अगर कोई इनकम टैक्स पेयर करदाता को कोई आपत्ति होती है तो वो अपील कर सकता है। यह अपील भी फेसलेस प्रोसेस के तहत होगी, यानी अपील करने वाले करदाता और जिस अधिकारी के पास अपील पहुंचेगी वो दोनों एक दूसरे से अनजान रहेंगे और अधिकारी करदाता की समस्या का समाधान करेगा बिना ये जाने कि वो करदाता कहां बैठा है। नए सिस्टम से आयकर अधिकारियों का ईमानदार करदाताओं पर बेवजह का दबाव कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। आयकर विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जुगाड़ और सिफारिश की प्रथा अब खत्म हो जाएगी। सरकार चाहती है कि आयकर की प्रणाली में पारदर्शिता आए और ईमानदार करदाताओं को सम्मान भी मिले। इसलिए जितना भी भ्रष्टाचार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी तक आपको देखने को मिला है, क्योंकि देश भर में लोग पिछले 73 वर्षों से ये शिकायत करते थे कि उनकी बहुत हैरेसमेंट हो रही है, अब ये हैरेसमेंट बंद हो जाएगी क्योंकि उनका आपस में जो लिंक है वो समाप्त हो जाएगा और कंप्यूटर ये तय करेगा कि आपका असेसमेंट देश भर में बैठा हुआ कौन सा अधिकारी करेगा और उस अधिकारी को आपसे मिलने का मौका कभी नहीं मिलेगा, ना ही आपको उससे मिलने का मौका मिलेगा। अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? वी आर पॉलिटिकल,
when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं. अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय. आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है. एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं. लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर. माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे. या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ. तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. They said कि if I would have lived my life the way I wanted. दूसरा, I wish I hadn't worked so hard. ये तो मेरे साथ भी हुआ. मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई. ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा. एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं. ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में. कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो. देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही. सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड. जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊँगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, or whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए. कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view.
जिन लोगों ने कहा दिस इज सरप्राइजिंगली कॉमन वन, मैनी डिड नॉट रियलाइज until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं. अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय. आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है. एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं. लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर. माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे. या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ. तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. दे सेड कि इफ़ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड. दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड. ये तो मेरे साथ भी हुआ. मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई. ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा. एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं. ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में. कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो. देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही. सो आई हैडंट वर्क सो हार्ड. जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊँगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, or whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए. कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know.
बिकॉज क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ़ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्क सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊँगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, or whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now ये और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज का दिन इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया के 10 से 12% लोग बाएं हाथ से काम करते हैं। लियोनार्डो दा विंची, नेपोलियन बोनापार्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बराक ओबामा, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ओपरा विनफ्रे और बिल गेट्स जैसी हस्तियां मशहूर लेफ्ट हैंडर्स में से हैं। वर्ष 1976 में पहली बार लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया गया था।
वर्ष 1961 में आज ही के दिन पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का बॉर्डर बंद कर दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी का विभाजन हुआ तब बड़ी संख्या में कारीगर और व्यवसायी पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन जाने लगे। इससे पूर्वी जर्मनी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से नुकसान होने लगा और इसी को रोकने के लिए बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई। 13 जून 1990 को आधिकारिक तौर पर इस दीवार को तोड़ने का काम शुरू हुआ और 1992 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी मिलकर एक हो गए। आज ही के दिन वर्ष 1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैरी ब्रेयरली ने पहली बार स्टेनलेस स्टील बनाया था। स्टेनलेस स्टील के आविष्कार से पहले ब्रिटिश सेना गन बैरल्स में जंग लगने की समस्या से बहुत परेशान थी, जिसके बाद इसका समाधान ढूंढा जा रहा था। स्टील लोहा और कार्बन को मिलाकर बनता है, जबकि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है। क्रोमियम के कारण ही इसमें जंग नहीं लगता। आज स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। वर्ष 1910 में आज ही के दिन ब्रिटिश समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हुआ था। 1853 में क्रीमिया के युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने युद्ध में बुरी तरह घायल सैनिकों की सेवा की थी और वो अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर घायलों की सेवा किया करती थी, इसलिए उन्हें द लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन 12 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्सेज डे के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा का निधन हुआ था। भीकाजी कामा विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली भारतीय थी। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का जो झंडा फहराया गया था वो तिरंगे से अलग था। भीकाजी कामा द्वारा फहराए गए इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और इसमें हरी, पीली और लाल पट्टियां थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और नेता और राजनेता में फर्क करना सीखिए। नेता सिर्फ अपना अगला चुनाव देखते हैं, जबकि राजनेता का उद्देश्य अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनाना होता है। नमस्कार।